बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम चौधरी नुमान इजाज़ फ्राम चैनल स्टार फिज़िक्स। जी स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर की बुक को ओपन करेंगे और सेकंड ईयर का चैप्टर 12 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 12 जो है वो हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ये फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं चार्ज एट रेस्ट, कि चार्ज जब रेस्ट में होते हैं तो वो क्या फिनोमिना कर रहे होते हैं, क्या प्रोसेस कर रहे होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन जो होती है वो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहती है। तो इसकी डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स नाउन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टूडेंट, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हमें तो पता है चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इसके अंदर एक वर्ड आ रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स? तो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है द फोर्स विच हेल्ड्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दैट मेक अप इलेक्ट्रॉन एटम्स आर मॉलिक्यूल्स। यानी कि वो फोर्स जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रखती है और प्रोड्यूस करवाती है, मेक बनाती है एटम्स या मॉलिक्यूल्स, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। स्टूडेंट, हमें चार्जेस के दो बिहेवियर का पता है कि चार्जेस दो तरह के होते हैं, एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा आपके पास नेगेटिव चार्ज होता है। लेट्स सपोज अगर हम बात करें कि अगर लाइक चार्जेस का बिहेवियर कैसा होगा और अनलाइक चार्ज का बिहेवियर कैसा होगा, तो लाइक चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। इसी सिमिलरली नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। ऑन द अदर हैंड अनलाइक चार्जेस बिहेवियर, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये पॉजिटिव नेगेटिव को या नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। सेकेंडली इनके ऊपर चार्ज क्या होता है, तो हम चार्जेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पॉजिटिव के ऊपर जो जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं और इसका जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ये पॉजिटिव होता है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन का जो जिसको हम नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन कहते हैं, C = -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। स्टूडेंट, अब हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? अगर हम इसमें डाइव करें इसके वर्ड में, तो हमें मैटर, देयर आर द टू characteristics of matter. First is the mass and second is the charge. Mass is non-transferable and charge is transferable properties. स्टूडेंट, अगर हम बात करें चार्जेस की तो हमें नहीं पता कि चार्जेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल चार्जेस, व्हाट इज चार्जेस? हम ये जानते हैं कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये किस लिए प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज? ड्यू टू द चार्ज कैरेक्टरिस्टिक्स। ये चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव का नाम देते हैं। हम ये नहीं जानते व्हाट इज़ पॉजिटिव चार्ज एंड व्हाट इज़ नेगेटिव चार्ज। स्टूडेंट, व्हाट इज़ चार्ज? चार्ज क्या है, तो उसके बारे में हमें अभी भी अननोन है ये क्वेश्चन कि व्हाट इज़ चार्ज या चार्ज का ओरिजिन क्या है, चार्ज कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। तो ये क्वेश्चन अभी भी ज़ेर बहस है। अगर हम बात करें कि हमारे पास चार्ज क्या होता है, व्हेन अ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी, व्हेन अ बॉडी आर ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन आर लॉस देन अ कैरेक्टरिस्टिक्स इज अपेयर इज चार्ज। अगर कोई भी बॉडी या कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को गेन करे या लॉस करे, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पर उसके ऊपर एक कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है जिसको कहते हैं चार्ज। दिस चार्ज विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और ये चार्ज आपका नेगेटिव भी हो सकता है। जी स्टूडेंट, तो अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो है कॉलम लॉ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो ज़रा इसको हम अच्छी तरह से डिटेल से डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले ये जो स्टडी है हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर डाइव कर रहे हैं तो इसकी स्टडी जो है, स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है ट्री से। अब ट्री क्या हुआ कि ट्री के ऊपर आसमानी बिजली गिरी और वो वाशगाफ हो गया। तो उसके अंदर से एक लिक्विड टाइप एक रेजर निकला और वो ज़मीन के ऊपर गिरा
और लाखों साल के बाद वो रेजन जो था एक सॉलिड यानी कि एक सॉलिड फॉर्म में आ गया, और सॉलिड उसका ऑरेंज, चेरी ऑरेंज कलर की फॉर्म में आ गया। उसको नाम दिया जाता है एम्बर का। अब उस सॉलिड एम्बर को जब हमने रब किया किसके साथ, किसी भी सिल्क कपड़े के साथ या क्लॉथ के साथ, तो उस के ऊपर, उस एम्बर के ऊपर डिफरेंट किस्म का चार्ज आ गया, यानी कि उसके ऊपर डिफरेंट ऑब्जेक्ट की अट्रैक्शन आ गई, कि वो मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट को क्या करने लगा, अट्रैक्ट करने लगा। हुआ क्या कि जो आपका ट्री था उसके ऊपर आसमानी बिजली गिरी और वो वाश गाफ हो गया, और वहाँ से एक लिक्विड की फॉर्म में रेजन निकला, और वो रेजन जो है वो ज़मीन के पर गिरा, और लाखों साल के बाद वो एक सॉलिड की फॉर्म में आया। जब उस सॉलिड की फॉर्म में आया तो उसको हमने एम्बर का नाम दिया। उस एम्बर को अगर हम सिल्क के क्लॉथ के साथ रब करें तो उसकी फ्रिक्शन की वजह से उसके अंदर एक करेक्टरिस्टिक्स आ जाती है कि वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट को वो अट्रैक्ट करता है, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, वो उसके ऊपर एक चार्ज आ गया। अब वो चार्ज क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि चार्ज एट रेस्ट। यही हमारे आसमानी बिजली जो है वो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में अच्छी तरह से डिस्कस करती है। अब ऑब्जेक्ट जो है कैन बी चार्ज बाय फ्रिक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और कंडक्शन। यानी कि अगर हम सिंपल सी बात करें कि अगर हम अपने बालों के अंदर अगर हम कंघा लगाएं तो क्या होता है, फ्रिक्शंस की वजह से कंघे और बालों के दरमियान फ्रिक्शन फोर्स की वजह से चार्ज जो है वो माइग्रेट होना शुरू हो जाते हैं। माइग्रेट इस तरह से होते हैं कि हमारा जो सर के अंदर जो बाल हैं उसको जब हम उसके अंदर जब कंघे को रब करते हैं तो होता ये है कि हमारे चार्ज जो होते हैं, यानी कि वो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हो जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं किसके ऊपर, कंघे के ऊपर। तो माइग्रेट, कंघे के ऊपर माइग्रेट होने का मतलब क्या है कि कंघे के ऊपर नेगेटिव चार्ज, जबकि अब माइग्रेट कहाँ से हुए हैं, बाल से। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस क्या है कि वहाँ पर एक होल हो गया, यानी कि वहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया। बालों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जबकि कंघे के ऊपर नेगेटिव चार्ज। दोनों के अंदर क्या हुआ, ऑपोजिट चार्ज की वजह से कुछ अरसे के बाद, कुछ देर के बाद, इन फ्यू सेकेंड, हम जब उस कंघे को अपने बाल के करीब लेके जाएंगे तो वो उन बालों को क्या करेगा, उनके दरमियान एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में क्या हो जाएगी, बाल जो हैं वो हमारे कंघे को क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अब हुआ क्या, उसके अंदर चार्ज प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू द फ्रिक्शंस। अब ड्यू टू द फ्रिक्शंस तो चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रोसेस में कैसे चार्ज प्रोड्यूस होता है। अगर हम उसी पेन को या उसी पेंसिल को या उसी, सपोज कर लें उसी पेंसिल को, लेट सपोज कर लें हम पेंसिल को अपने सर के अंदर क्या करते हैं, रब करते हैं, तो वो पेंसिल को रब करने की फॉर्म में क्या हो जाता है कि पेंसिल के ऊपर सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और बाल्स के ऊपर क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं, आ जाते हैं। अब स्टूडेंट, अगर हम उसी पेन को अगर हम अपनी हथेली के ऊपर कुछ पीस ऑफ पेपर रख दें तो क्या करेंगे कि जब हम उस पेन को करीब लेके जाएंगे तो क्या होगा कि जब हम उस पेन को करीब लेके जाएंगे तो वो पेन जो है क्या होगा कि उस पेपर के पीस को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब ये पॉसिबल कैसे है, बिकॉज देखो हमारे पीस ऑफ पेपर के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं था, लेकिन हमारा जो चार्ज यानी कि जो पेन था उसने चार्ज बॉडी ने अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ क्या किया है, अट्रैक्ट किया है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर चार्ज बॉडी किसी भी अनचार्ज को या तो अट्रैक्ट कर सकती है या रिपेल कर सकती है। नाउन दिस फिनोमेना इज नाउन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कॉलम लॉ की तरफ। तो कॉलम लॉ जो है वो हमारा टॉपिक है। अगर हम कॉलम लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं, दो चार्जेस हैं, एक Q1 और Q2, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो R है। ये लाइक चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब ये Q1 पॉजिटिव चार्ज है और Q2 जो है वो आपके पास नेगेटिव चार्ज है, अनलाइक चार्ज, और इनके दरमियान भी डिस्टेंस R है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। स्टूडेंट, बात ये है कि ये जो Q1 और Q2 ये पॉइंट चार्ज है। अब व्हाट इज पॉइंट चार्ज, स्मॉल अमाउंट ऑफ अ चार्ज विच डज नॉट डिस्टर्ब द फील्ड ऑफ एनी चार्ज। यानी कि ऐसा स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज होता है जो किसी भी चार्ज की फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करता। स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं
कॉलम लॉ के बारे में, तो कॉलम लॉ स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है, बिटवीन द टू चार्जेस Q1 एंड Q2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर बिटवीन देम, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उनके क्या होगा, उनके जो डिस्टेंस का स्केयर होगा उनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि दिस इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, दिस फोर्स electric force is directly proportional to the magnitude of charge Q1 and Q2, and this electric force is inversely proportional to the square of the distance, means जितना चार्ज ज़्यादा होगा उसकी फोर्स भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स हमारी क्या होगी, कम हो जाएगी, अगर हम डिस्टेंस को कम करेंगे तो हमारी फोर्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से क्या करते हैं, FE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल खत्म करते हैं तो K इज द इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी हम कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट कह सकते हैं। एंड दिस वैल्यू इज K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस की परमिटिविटी, एंड वैल्यू इज 8.850 10⁻² पर न्यूटन कॉलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट अगर हम इसकी वैल्यू इधर पुट करें तो हमारे पास जो K की वैल्यू आती है 403.14, और ये इसकी वैल्यू पुट करके K इज इक्वल टू हमारे पास आता है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। दिस वैल्यू इज इलेक्ट्रिक फोर्स, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू भी कहलाती है। स्टूडेंट MCQs के लिहाज से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी द यूनिट ऑफ K के इस K का यूनिट क्या है, और सेकेंडली इस रिलेटिव परमिटिविटी या जिसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कह रहे हैं इसका यूनिट कैसे आ सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूनिट्स ऑफ K एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो देखें F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करेंगे, F इज इक्वल टू K की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमने इसको डायरेक्ट K से रिप्रेजेंट कर दिया। तो K की वैल्यू K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F क्रॉस R स्क्वायर Q1 Q2। स्टूडेंट देखें फोर्स का यूनिट न्यूटन, यहाँ पर ये क्या है डिस्टेंस, इसका यूनिट मीटर स्क्वायर, और ये भी कॉलम और ये भी कॉलम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर, ये यूनिट आ जाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट, यानी कि हम इसको इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, और यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से ये डिफाइन भी किया हुआ है। स्टूडेंट सिमिलरली इसी तरह अगर हम बात करें FE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, इसकी K की वैल्यू को यहाँ पर सिंपली क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब 1/4 पाई यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो 1/4 FE Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। देखिए ये चीज़ तो कांस्टेंट है 1/4 पाई, ये तो कांस्टेंट है, तो फोर्स का यूनिट 1 न्यूटन, ये क्या हो जाएगा कॉलम, ये भी कॉलम, और ये मीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा कॉलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा कॉलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपके पास यूनिट आ जाएगा यूनिट ऑफ परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। स्टूडेंट अगर हम बात करें इससे नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, तो हमारे पास जो है वो K इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर से अगर हम वैल्यूज़ को आगे कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास आती है इलेक्ट्रिक फोर्स K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, कि वो अक्सर औकात पेपर्स में भी आया होता है कि व्हाट इज़ द डिपेंडेंस ऑफ K, कि K की डिपेंडेंस किस किस के ऊपर करती है। देखें फर्स्ट है डिपेंडेंस ऑफ द मीडियम, कि हम उन दो चार्ज के दरमियान कौन सा मीडियम रख रहे हैं। अब मीडियम कौन सा हो सकता है, फॉर एग्जांपल हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज़ कर सकते हैं। अब व्हाट इज़ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, द मीडियम विच कैन नॉट अलाउ द चार्ज, द मीडियम विच कैन नॉट पास द चार्ज, यानी कि ऐसा मीडियम जो चार्ज को अलाउ ना होने दे, चार्ज को पास ना होने दे, उसको क्या कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। अब ये मीडियम कैसा हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपके पास वुड भी हो सकती है, पेपर भी हो सकता है, तो आपके पास
कोई और चीज़ भी, प्लास्टिक भी हो सकते हैं, तो उसके लिहाज से इसका के की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सेकंड, यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। अब के की जो हमने वैल्यू ली है वो है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। ये हमने यूनिट यूज़ किया MKS। अगर ये CGS यूनिट होगा तो उसके लिए इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चे, डिफरेंस होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई FE = 1/4πε0 K1 Q1 Q2 R स्क्वायर। स्टूडेंट अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं और वो हमारा है वेक्टर फॉर्म। स्टूडेंट वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या है, हमें पहले भी पता है कि वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओवर यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर और नीचे क्या होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसी तरह से ये यहाँ से निकाला है, तो ये वैल्यू यहाँ से हमने क्या किया है, फाइंड की हुई है। तो क्या करेंगे, वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ से ये भी यूनिट, ये मैग्नीट्यूड और ये भी मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, ये से कैंसिल हो जाएगी और ये यूनिट वेक्टर और ये मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यानी कि वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट अब ये हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। स्टूडेंट फिर बता रहा हूँ, ये एक दूसरे के ऊपर एक म्यूचुअली फोर्स लगा रहे हैं। फिर वर्ड यूज़ कर रहा है म्यूचुअली फोर्स। म्यूचुअली फोर्स का मतलब क्या होता है कि Q1 Q2 के ऊपर और Q2 Q1 के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है। स्टूडेंट और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम किसका नाम दे देते हैं, R का नाम दे देते हैं, और वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान। स्टूडेंट अब देखें, Q1 जो है वो Q2 के ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, और वो फोर्स क्या है आपकी, फोर्स 2-1। अब फोर्स 2-1 का मतलब क्या है, जिसके ऊपर फोर्स लग रही होगी वो पहले, जो लगा रहा होगा वो फोर्स बाद में आएगी। तो Q1 लगा रहा है किसके ऊपर, Q2 के ऊपर। लगे किसके ऊपर है ये Q2, तो F21 होगा। और इसका यूनिट वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, R21। अब R21 यूनिट वेक्टर का मतलब होता है इसकी मैग्नीट्यूड, यानी कि इसकी डायरेक्शन एक ही रहेगी। अब यहाँ से क्या करेंगे, अगर हम बात करें फोर्स F1 की, तो वो बराबर होती है किसके, वेक्टर, यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर। अब देखें फोर्स हमारे पास है 2-1, तो फोर्स 2-1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये तो हमारे पास मैग्नीट्यूड है और साथ यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, R21। अब स्टूडेंट देखें, ये तो हमारे पास था फोर्स 2-1 के लिहाज से। अगर हम बात करें, पहले तो Q1 लगा रहा था फोर्स Q2 पे, अगर Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाए तो फिर क्या होगा, जब Q2 फोर्स लगाएगा Q1 के ऊपर, तो यहाँ पर हमारी जो फोर्स होगी उसको हम फोर्स नाम देंगे 1-2 का। क्यों, क्योंकि 1 के ऊपर लग रही है और लगा कौन सा रहा है, Q2। जिसके ऊपर लग रही होगी उसका पहले आएगा और जो लगा रहा होगा वो बाद में आएगा। और ये यूनिट वेक्टर क्या होगा, R12 हो जाएगा यूनिट वेक्टर। तो F फोर्स 1-2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड K Q1 Q2, सिमिलरली इसी तरह, और यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, R12। अब दिस फोर्सेज, ये रिजल्ट बता रहा है कि F12 इज इक्वल टू माइनस, दिस फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। Q1 Q2 के ऊपर लगा रहा है, Q2 Q1 के ऊपर। मीन्स क्या है, ये थर्ड लॉ को भी क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। यानी कि थर्ड लॉ भी तो यही कहता है ना, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये फोर्सेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, लेकिन इनकी क्या है, डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs के लिहाज से मैं आपको एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ, और वो पॉइंट ये है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज इज स्मॉलर और लार्ज, द फोर्स विल बी सेम। ये चार्ज स्मॉल हो या ये चार्ज स्मॉल हो, या ये लार्ज हो ये स्मॉल हो, या ये स्मॉल हो ये लार्ज हो, तो लार्ज या स्मॉल होने की वजह से फोर्स के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। स्टूडेंट फोर्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, फोर्स क्या रहेगी, सेम रहेगी। इससे वो एक क्वेश्चन और भी पूछ लेता है, वो इसकी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि फोर्सेस क्यों नहीं सेम क्यों रहेंगी, क्योंकि म्यूचुअली फोर्स है। म्यूचुअली फोर्स का मतलब क्या है, अगर कोई आपको एक स्टूडेंट, अगर कोई आपको कोई भी एक मतलब दोस्त या कोई भी रिलेटिव अगर आपको कह दे कि आपके पास एक सूरज और एक ज़मीन है, तो ज़्यादा फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसकी होगी, तो डोंट से सन, तो हमने सन का नाम नहीं लेना। क्यों, दोनों के जो फोर्स होगी वो म्यूचुअली, क्यों, क्योंकि G इज इक्वल टू M1 M2 ओवर R स्क्वायर, यानी कि G इज इक्वल टू M1 M2 ओवर R स्क्वायर, द प्रोडक्ट ऑफ मैस M1 एंड M2। अगर ये मैस किसका, अर्थ का होगा, तो स्टूडेंट ये मैस सन का होगा। द प्रोडक्ट ऑफ M1 एंड M2, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा रहे हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ मीडियम। अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि दोनों सेम चार्जेस हैं, अगर इनके दरमियान अगर हम मीडियम लगा दें, क्या लगा दें, कोई भी मीडियम, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, तो वो क्या होगा, उसकी वजह से हमेशा जो आपकी फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और वो डिक्रीज किस तरह होगी कि यानी कि फोर्स एफ आर इज इक्वल टू एफ ओवर जिस मीडियम के ऊपर हम उसको क्या कर रहे हैं, जिस मीडियम को हम उन दोनों चार्जेस के दरमियान क्या कर रहे हैं, प्लेस करें, और ये कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी। स्टूडेंट देखें, एप्सिलॉन आर इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड एप्सिलॉन नॉट इज द रिलेटिव, सॉरी एप्सिलॉन नॉट जो है वो आपका रिलेटिव, वो परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, एंड एप्सिलॉन और रिलेटिव परमिटिविटी और ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब स्टूडेंट रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या है, कोई भी मीडियम हो सकता है, सपोज कर लें वुड हो सकता है, पेपर हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, कोई भी। तो यहाँ से एप्सिलॉन और निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन मीडियम ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन मीडियम कोई भी मीडियम वाला और एप्सिलॉन और जो है वो फ्री स्पेस वाला, तो स्टूडेंट ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये यूनिट लेस होता है, यानी कि नो हैज़ यूनिट, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। अब एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, ऊपर क्या है फोर्स और नीचे क्या है आपके पास एप्सिलॉन आर, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी। अब फोर्स किसके बराबर है, के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और फोर्स के नीचे ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर आ जाएगा। अब स्टूडेंट के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये एप्सिलॉन आर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। दिस फोर्स इज डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। ये फोर्स जो है ये हमारी इलेक्ट्रिक, यानी कि ये कोलम फोर्स कहलाएगी फॉर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। क्यों, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी, पहले हम इसमें फ्री स्पेस यूज कर रहे थे, अब हम कोई भी इसमें मीडियम भी यूज कर सकते हैं, वो वुड भी हो सकता है, वो पेपर्स भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब देखिए इसकी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि जो आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर जो होती है वो आपके पास 780 होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम उस वाटर के अंदर प्लेस कर दें या उसको किसी भी वाटर के बॉक्स के अंदर प्लेस कर दें, तो होगा ये